हेलो फ्रेंड्स। आज का वेबिनार हम बच्चों के की समस्याओं से रिलेटेड लेकर के आए हैं। छोटे बच्चों की बहुत सी समस्याएं होती हैं चाइल्डहुड में। हमें लगता है कि बच्चों को तो कोई समस्या क्या है, सब कुछ तो हम ही लोग देखभाल कर रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों की अपनी समस्याएं होती हैं, उनके अपने इमोशंस अपनी जगह काम करते रहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चों में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। चाइल्डहुड जो है वो एक ग्रोथ का टाइम होता है, डेवलपमेंट का टाइम होता है। और उस समय अगर कोई डिस्कम्फर्ट, अगर कोई कुछ उनको अजीब लग रहा है, वो डरे हुए हैं या इनसिक्योर हैं और हमने उसको ट्रीट नहीं किया उस समय, तो वो इनसिक्योरिटी, वो डिस्कम्फर्ट उनके अंदर बड़े होने तक रह जाता है। और फिर जीवन की हर परिस्थिति में वो फियर्स उभर कर सामने आते हैं और वो अच्छी तरह से लाइफ को फेस नहीं कर पाते, उन्हें ऑकवर्ड लगने लगता है पर्टिकुलर सिचुएशंस में, जिन चीजों को लेकर के वो इनसिक्योर बचपन में रहे हैं। तो बैचलर रेमेडीज जो हैं वो बच्चों को बहुत मदद करती हैं कि कैसे उनका इमोशनल स्टेट बिल्कुल बैलेंस्ड हो और वो हमेशा एक चाइल्डहुड की अवस्था में रहें, एक खुशी और जॉय की अवस्था में रहें। और जो भी उनकी ग्रोथ है उसमें स्मूथली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। बैचलर रेमेडीज एक कंप्लीटली नेचुरल तरीका है उनके इमोशंस को डील करने का, उनके फियर्स को बाहर निकालने का, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। और जो भी ट्रांजिशनल पीरियड होता है, जैसे कि वो बचपन से एडोलेसेंस में जा रहे हैं या स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं या बहुत दिनों की छुट्टियों के बाद वो स्कूल जाना शुरू हुए हैं, दैट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड फॉर देम। हमें लगता है कि इसमें कौन सी खास बात है, हमेशा ही हर साल छुट्टी होती है, उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है तो हम उसको और डांट के उसको स्कूल भेज देते हैं, जबकि उस समय उसके इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आप स्वयं भी डील कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या थोड़ा बढ़ गई है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी और बैचलर थेरेपिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं, जो बच्चे के इमोशंस को बचपन में ही डील करके उसके बैड इमोशंस को रिलीज करवा देगा, जिससे अपनी लाइफ में वो अपने सक्सेस के पाथ पर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कौन कौन से इमोशंस होते हैं बच्चों में। कौन कौन से इमोशंस आपने अनुभव किए हैं कि जो बच्चे फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। डर लगता है, जैसे कुछ बच्चे छिपकली से, कॉकरोच से बहुत डरते हैं, कुछ जो है सड़क पे निकलने से डरते हैं, कुछ बच्चे सर्टेन आवाजों से डरते हैं, जैसे कुकर की सीटी बजी तो उससे डर रहे हैं, या कोई गाड़ी स्टार्ट हुई तो उससे डर रहे हैं। तो इस तरह के फियर्स होते हैं बच्चों के मन में। कुछ लोग डरावने सपने देखते हैं बच्चे। तो अब आप में से कोई अगर बताना चाहे तो अनम्यूट करके बताए कि बच्चों की किस तरह के इमोशनल प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, किस तरह की और समस्याएं आती हैं, आपको क्या लगता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत शाय नेचर के होते हैं, खुल नहीं पाते हैं किसी के सामने, बात ही नहीं करते हैं खुल के। और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही माँ के साथ या पिता के साथ चिपके रहते हैं। दे नीड देम ऑल द टाइम। बहुत नीड उनकी होती है कि कोई ना कोई उनके साथ हमेशा रहे। एंड स्पेशली माँ या फादर उनको, उनसे वो चिपके ही रहते हैं, उनको कुछ भी करने नहीं देते हैं। तो इस तरह का टेम्परामेंट होता है। कुछ टेंट्रम्स शो करते हैं कुछ कुछ बच्चे, स्कूल बहुत जाने से भी डरते हैं स्कूल कि हमने जाने से स्कूल भी नहीं, डरते हैं। हाँ, स्कूल नहीं फ्रेंड्स जाना। नहीं बनाते, फ्रेंड्स हाँ, नहीं बनाने। फ्रेंड्स नहीं बनाते, ये एक और समस्या है कि कुछ बच्चे वो शाय नेचर के होते हैं या डरे हुए होते हैं या हाँ इनसिक्योर जी। होते हैं, जो कि फ्रेंड्स नहीं बनाते, जो कोई फ्रेंड्स बनाना ही नहीं चाहते वो। और कुछ बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो होता है, वो अपने आप को बहुत सक्षम नहीं समझते हैं।
उन्हें लगता है दूसरा बच्चा उनसे ज्यादा अच्छा है तो मैं उससे कैसे बात करूं। और कुछ बच्चे अपने टॉयज शेयर करते हैं, कुछ अपने टॉयज नहीं शेयर करते हैं, बिल्कुल देना नहीं चाहते किसी को। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ओवर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं। आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बच्चों में देखने में आ रही है कि उनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बहुत एनर्जी है, और वो चैनलाइज्ड नहीं है। उसे किसी प्रॉपर वे में, किसी अच्छी जगह पर, किसी क्रिएटिव प्लेस पर चैनलाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। और केवल पढ़ाई ही एकमात्र जगह नहीं है ऐसी कि जिसपे आप कंसंट्रेट करें, जिसपे कि बच्चे को हर समय पढ़ाई में धकेलना भी ठीक नहीं होता उनकी सेहत के लिए और उनके इमोशनल बैलेंस के लिए। कुछ और क्रिएटिविटी जो भी उनको पसंद हो, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। बीइंग अ पेरेंट, इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट कि आपके बच्चे में कौन सी काबिलियत है, वो कौन सी जगह पर बहुत अच्छा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट किस में है। बजाय इसके कि जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें बच्चे को भेजना चाहें। सपोज कि माँ ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है या फादर फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो चाहेंगे कि अपने बच्चे को फुटबॉल खेलने भेजें या वो ड्राइंग बनाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है उसका किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको बिल्कुल ही अजीब सी लगे, लेकिन उसको कहीं पॉजिटिवली एंगेज करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहता है, वो बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं बच्चे हर समय। और कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनको जरा सा भी कुछ बोल दिया तो एकदम से बहुत परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, या उनको छींकें जुकाम आने लगती हैं, एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। दोज चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल एंड टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। आपका सर्दी गर्मी ज्यादा सर्दी हुई तो प्रॉब्लम है, गर्मी ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम है। दे कैन नॉट टॉलरेट द सीजन्स। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे सीजन्स होते हैं, जल्दी जल्दी मौसम बदलता है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, या कुछ भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है मौसम में तो एकदम से उनको अनईजीनेस होने लगती है, एंड दे कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस अनईजीनेस इज देयर। वो बता भी नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या हो रहा है, बस वो इरिटेट होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आप लोग फेस करते हैं तो उसमें क्या क्या बैचलर रेमेडीज आप अपना के उन बच्चों को डील कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगी। और उसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनको कि किसी बैचलर थेरेपिस्ट से अगर कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज। और पर्सनल, जब उस बच्चे का पर्सनल कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो बच्चा बहुत अच्छा उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करेगा, और उसके फियर्स या और जो भी इनसिक्योरिटी है वो परमानेंटली उसके अंदर से निकल जाएगी, जिससे भविष्य में जाकर उसको अपने जीवन में कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कई बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि मतलब जो वो कर रहे हैं ठीक है, अगर वही चीज दूसरे बच्चे ने की तो गलत है। अब जैसे सपोज टीचर ने ही कहा है हाँ। कि बुक्स ही लेकर आनी है, एक्स्ट्रा नहीं। वो उनके हम्म। लिए तो पर्टिकुलर रहेंगे कि वो बुक्स वो ही लेकर जाएं। खुद वो जो हाँ। मर्जी ले जाए, वो कहते हैं बड़ा मैम को पता चलेगा। वो केस में बच्चे के हाँ, तो एक तो कुछ तो इसमें जिद है, कुछ इसमें वो है कहना ना मानने की टेंडेंसी है, रिवोल्ट करने की टेंडेंसी है कि क्यों मुझे सारे नियम का पालन करना है, जो भी नियम बताए जा रहे हैं पेरेंट्स द्वारा या टीचर्स के द्वारा, तो व्हाई शुड आई ओबे ऑल दोज थिंग्स। मेरी नहीं, जो मन पर में वही आएगी मैं तो वो वो करूंगा। ये कह वो क्या करते हैं, जैसे उस दूसरे बच्चे की शिकायत लगाएंगे कि उसने ये नहीं किया, और आप चाहे वो खुद जो मर्जी वो करे, तो सिर्फ स्कूल नहीं लेके जाने। आप वो ले जाएगा कि हम पैकेट से नहीं लेके जाएं, बाकी बच्चे लाए हैं तो मैम ने मना किया, वो क्यों लाया है उसकी शिकायत लगेगी। हाँ हाँ हाँ। तो वो अपना छिपा के दूसरे को पनिश करवाना चाह रहे हैं, अपना तो हाँ अपनी तो चीज सामने नहीं आने दे रहे हैं और दूसरे को पनिश हाँ करवाना चाह रहे हैं। तो उसके पीछे भी उनके, यू हैव टू डिग देयर इमोशंस, उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। तो कोई ओके। तो इनसिक्योरिटी उसके अंदर है, कुछ तो कोई चीज है जिसको पेरेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जब हमारे पास आप लेकर के आते हैं बच्चे को तो हम बच्चे से बातचीत करते हैं
बच्चे से बातचीत करके पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि नॉर्मली बेड वेटिंग के लिए जो बच्चे आते हैं उनके अंदर फियर्स होते हैं, कोई ना किसी न किसी फियर की वजह से, या वो अपने पेरेंट्स की जितनी उम्मीदें हैं उनसे उसको मीट आउट करने में वो अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। तो ये एक इनसिक्योरिटी होती है कि आई एम नॉट अप टू द मार्क, जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, जो मेरे टीचर्स चाहते हैं, मैं उतना कर नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए भी उनकी बेड वेटिंग होती है। दिस इज द नॉर्मल नॉर्मल रीजंस आर दीज। पर एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे को ये इस तरह की सारी मतलब मदर ने खुद ही बच्चे के बारे में बात की, बच्चे से बात नहीं करवाई, और ये एग्जैक्टली बच्चे से बात किए बिना ये पता नहीं चला कि उसका क्या इमोशन है। अब वो माँ सोच रही है कि उसको शर्मिंदगी होती है, बड़ा हो गया है बच्चा तो इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहता। 7-8 साल का बच्चा अगर बेड वेटिंग कर रहा है तो इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। नॉर्मली ऐसा मदर ने सोचा, तो उसने थेरेपिस्ट के सामने भी उसे शर्मिंदा होने से बचाने की कोशिश की। तो लेकिन जब उसने और कुछ दवाइयों पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसको बुला करके जब पूछा गया, उस बच्चे को मिलना था, उस बच्चे से मिलके ही उसके इमोशन का पता लगाने की कोशिश की, तो पता चला वो कह रहा है मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा है एक टीचर ने जिसने मेरे को बिना बात के डांट दिया था, तो उसके ऊपर उसके लिए मुझे बहुत गुस्सा है मेरे मन में। मैं चाहता हूँ कि कभी कुछ होगा तो मैं उसका स्कूटर पंक्चर कर दूंगा या उसको कुछ और परेशान करूंगा मैं अपने टीचर को। तो मतलब इस तरह का गुस्से का भाव उसके अंदर चल रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज डूइंग दैट। बेड वेटिंग उसकी हो जाती थी, अननोइंगली ही होती थी, वो जानबूझ के नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पीछे उसका कारण गुस्सा था, ना कि फियर। जो नॉर्मली फियर होता है, तो उसके मन में फियर नहीं था, उसके मन में गुस्सा था। तो जब गुस्से को ट्रीटमेंट किया दिया गया उसके, तो 8-10 दिन के अंदर ही उसका बेड वेटिंग होना बंद हो गया। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के इमोशंस को समझना बहुत जरूरी होता है, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ पाते हैं, और जैसे हम जो आजकल नॉर्मल बता रहे हैं जो रेमेडीज, उनको दे करके आप अपने बच्चे को ट्रीट करके देख सकते हैं। पर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो डेफिनेटली यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, किसी और को भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ जाती है बात करके इमोशंस को समझने की। कई बार क्लियरली पेशेंट नहीं बता पाता है कि उसके क्या इमोशंस चल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन हम लोगों को उससे बात करके अंदाजा हो जाता है कि वो ही इज गोइंग थ्रू विच ट्रॉमा, विच फियर, या और भी किस तरह का उसका इमोशन है, गुस्सा है या कुछ और है। जो भी कोई इमोशन है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ट्रीटमेंट देने के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि बेस्ट फ्लावर रेमेडीज जो है वो इमोशंस पे ही काम करती हैं। हम लोग इमोशंस को रिलीज कराते हैं और उसी से सारी फिजिकल कंडीशंस भी ट्रीट होती हैं, वो भी सब उसी से ही ठीक हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले लेकर चलते हैं कि बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि बहुत डरे हुए होते हैं या शाय होते हैं। कहीं पे पार्टी में भी गए या किसी के घर पे मिलने गए तो मम्मी के पल्लू में अपना मुंह छुपाते रहते हैं, वहीं जुड़ के बैठे रहते हैं, अलग नहीं होते। तो ऐसे में हमें क्या समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर कुछ कोई किसी तरह का फियर है या वो इतना ज्यादा शाय है। तो शाइनेस को भी हम बच्चे के ट्रीट कर सकते हैं, और उसी के साथ हम और भी इमोशंस को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चा जो है वो अंधेरी जगह पर जाने से डरता है, रात में वॉशरूम में अकेले नहीं जाता, मम्मी को लेकर के जाता है, अपनी बहन को लेके जाता है, या फिर वो बाहर निकलता है तो कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता है, या घर में मकड़ी से डरता है, छिपकली से डरता है। क्या उसके अंदर इस तरह के फियर्स हैं? तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। या फिर कई बार मदर के साथ बच्चा कहीं अलग रह रहा है और फादर कहीं अलग रह रहे हैं, नौकरी अलग अलग है या सेपरेशन हुआ है या कोई और कारण से, अगर पेरेंट्स दोनों अलग अलग रह रहे हैं, या बच्चे को पेरेंट्स से अलग हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, तो वो सेपरेशन की भी एक एंजाइटी होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है बच्चे के अंदर, जो उसको
अचानक डरा हुआ वो महसूस करता है किसी भी सिचुएशन में, और धीरे धीरे अपने अंदर घुसता चला जाता है, तो एक शाय नेचर डेवलप कर लेता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडी है, मिमुलस। मिमुलस रेमेडी जो जब आप देते हैं बच्चे को, तो जो बहुत ही क्वाइट और टिमिड सा होता है जो बच्चा, और उसको कुछ फियर्स होंगे या शाय महसूस करता है जरूरत से ज्यादा, तो उसको मिमुलस बहुत ज्यादा हेल्प करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में और एक करेज लाने में उसके अंदर, सो दैट ही कैन टॉक टू एनीवन और ही कैन डू व्हाटएवर द वर्क इज गिवन टू हिम। उसको बाहर जाने से डर नहीं लगेगा, या डॉग से फर्दर उसको डील करना आ जाएगा, सिचुएशंस के साथ डील करना वो सीख लेगा। इसी तरह से कुछ बच्चे रात को बहुत ज्यादा डरते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, कुछ डरावने सपने, उन्होंने कोई साये जैसे दिखते हैं, कोई हाथ बढ़ा उसने उठा लिया उनको, या कुछ और भी किसी भी इस तरह का कोई भी उन्हें नाइटमेयर दिखता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एंग्शियस होकर एकदम से उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो रोने लगता है, और कई बार बच्चे बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं उस समय पे, बिस्तर से हिल भी नहीं पाते, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। तो इस तरह से अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डरता है और ही इज अनसर्टेन अबाउट हिज फियर, वो बता नहीं पाता आपको कि उसे किस चीज का डर है, तो ऐसे में हम उसको एस्पिन रेमेडी दे सकते हैं। एस्पिन रेमेडी अननोन फियर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मेमुलस में के केस में तो आपको पता होता है कि बच्चा किस चीज से डरता है, लेकिन एस्पिन में बच्चे को खुद भी नहीं पता होता है कि वो किस चीज से डर रहा है, बस एक एप्रीहेंशन सा होता है, कुछ उसे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा, बहुत गलत सा होने वाला है, अनप्लेजेंट कुछ होने वाला है, बहुत एक स्पूकी सी फीलिंग आती है उसको। तो उसमें फिर बच्चे को हम एस्पिन देते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। और जब कोई बच्चा, स्पेशली अगर रात को कोई बुरा सपना देख के अचानक उठ गया है और घबराया हुआ है, तो उस समय अगर आप उसको एस्पिन रेमेडी दें तो बहुत अच्छे से बच्चा शांत हो जाएगा। और अगर कुछ अनसर्टेनिटी की एक अजीब सी उसको फीलिंग होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो भी आप एस्पिन उसको दे सकते हैं। तो एस्पिन देने से उसके अंदर से पीस और कामनेस आती है। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक एस्पिन इज क्लियर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम जो हमने ली है, दैट इज इजीली फ्रस्ट्रेटेड। आपका बच्चा कोई भी काम करने लगा है, उसे कोई ड्राइंग बनानी है या उसे कोई होमवर्क करना है, और वो जितना प्रोफिशिएंसी से वो उसको करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं इसको कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो जो भी काम मुझे दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छे से ही करना है और मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसको लेके फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। या फिर क्योंकि वो बहुत जल्दी करना चाहता है, अच्छा भी करना चाहता है और बहुत जल्दी भी करना चाहता है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, बस आधे घंटे के अंदर उसकी पूरी पेंटिंग तैयार हो जानी चाहिए बन के, उसमें ड्राइंग भी हो जाए, कलर्स भी हो जाएं और बहुत बढ़िया भी हो। इस तरह का जब एक इम्पेशंस होता है बच्चे के अंदर, तो हम उसको, एक रेमेडी है इम्पेटियंस, वो हम उस बच्चे को देते हैं, जिससे कि उसकी रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी जो होती है वो थोड़ा कम होती है और वो धैर्यपूर्वक अपने काम को करने में समर्थ होता है। और कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि वो सोते समय आपने बिस्तर में बच्चे को लिटा दिया कि नहीं अब 9 बज गए हैं तो तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है, तो वो लेट तो जाता है लेकिन करवट बदलता रहता है, टॉस करता रहता है पूरे टाइम। आप सो जाते हैं पर वो नहीं सो पाता है, तो इस केस में भी इम्पेटियंस जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। वो बच्चे के दिमाग में कामनेस लाती है और ही इज एबल टू रिलैक्स। जब तक रिलैक्सेशन नहीं होगा, आपका माइंड रिलैक्स नहीं करेगा, तब तक आपको अच्छे से नींद नहीं आ सकती है। कुछ बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ऑल द टाइम दे आर वेरी मच एक्साइटेड। और एक
ईगरनेस उनकी बनी रहती है, एक कुछ नया जानने की, कुछ नया करने की। तो इतना ज्यादा करना चाहते हैं वो, और इतनी सारी चीजें करना चाहते हैं कि उसका एक स्ट्रेस, एक टेंशन उनके अंदर डेवलप हो जाता है। और यू कैन से दे आर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। उनको काम डाउन करने के लिए भी हम बैचलर रेमेडी का यूज करते हैं। कोई बहुत ही ओवरली एंथुजियास्टिक चाइल्ड है, तो उसको बैलेंस लाने के लिए कि उसका एंथुजियाज्म भी खत्म ना हो और वो एक बैलेंस्ड वे में सभी कामों को कर सके, तो उसके लिए हम रेमेडी देते हैं वर्वेन। वर्वेन हेल्प्स द चाइल्ड to bring the balance. मतलब he should be driven towards the activities, but at the same time ओवर ड्रिवन भी नहीं होना चाहिए उसको पूरे टाइम। अगर वो उसके अंदर एक ड्राइव होगी कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, ऐसे कर लूं, तो वो बहुत जल्दी थका हुआ और ओवर स्ट्रेन फील करेगा। तो जो ओवर एनर्जेटिक चिल्ड्रन होते हैं, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर शुरू से ही ये बैलेंस उनके अंदर आ जाए, तो बड़ा होने के बाद उनको अधिक परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये चीज अगर उनके अंदर बनी रह जाती है, तो हमेशा वो एक रेस में शामिल रहते हैं। उन्हें बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ करना होता है, तो एक रेस्टलेसनेस परमानेंटली उनके अंदर बस जाती है। तो अगर ग्रोइंग एज में ही हम इस चीज को बैलेंस कर लें, तो उनका आगे आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो जिन बच्चों में एक्सेसिव एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, और उनके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्वेन। आप चाहें तो आप नोट करके रख सकते हैं इन रेमेडीज को, और जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा अ, बहुत ओवर एक्साइटेड है या ऐसा है, तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो 2 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में डाल के दीजिए, और बड़ा बच्चा है तो 4 ड्रॉप्स आप डाल के दे सकते हैं। 10 साल से बड़े बच्चे को आप 4 ड्रॉप्स डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है उसकी। उसे लगता है कि दूसरे बच्चे तो बहुत अच्छा कर पाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, दैट बॉय इज वेरी गुड इन फुटबॉल, दैट गाय इज वेरी गुड इन क्रिकेट टीम, बट आई एम नॉट प्लेइंग दैट वेल, आई शुड ऑल्सो प्ले द बेस्ट। तो और मैं आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दैट, तो उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है। कई बार सेल्फ एस्टीम लो होने का कारण ये भी होता है कि माता पिता बहुत ज्यादा उम्मीद अपने बच्चों से लगाते हैं। उन्हें लगता है कि हर वो काम जो वो नहीं कर पाए, वो हमारे बच्चे को जरूर कर लेना चाहिए। हमने नहीं कर पाए तो क्या है, हम सारी सुविधाएं इसको प्रदान करेंगे और हमारा बच्चा हमें ये करके दिखाएगा। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनका बच्चा एक अलग इंडिविजुअल है, वो एक अलग एक एंटिटी है। उसको उसका लाइफ का एम कुछ और हो सकता है, उसके इंटरेस्ट कोई डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर वो काम जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं, उन कामों को बच्चा नहीं कर पाता है, तो भी उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी पेरेंट्स की निगाह में ऊपर रहना चाहता है, उनसे बहुत प्यार करता है और उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होने लगती है, और वो अपनी ही एबिलिटीज पर डाउट करने लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं ही इस काबिल नहीं हूं कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक एक अच्छी फीलिंग उनके अंदर से नहीं आती है। हर चीज को लेकर के उन्हें सबसे पहले एक ये ख्याल आता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये चाह तो रहे हैं मेरे पेरेंट्स, या मैं, मेरे को करना तो है, मुझे स्टेज पे लेक्चर देना है, मुझे स्टेज पे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, उनको ऐसा लगने लगता है। और वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि उसमें वो फेल ही होने वाले हैं, अच्छा नहीं होगा उनका। तो अगर इस तरह की फीलिंग आपके बच्चे में आ रही है, तो आप उसको लार्ज बैच फ्लावर रेमेडी दे सकते हैं। लार्ज के देने से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक सेल्फ एस्टीम भी बनेगी उसकी, और ही वुड बी एबल टू डू ईच एंड एवरी टास्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज। हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है, तो हमें कभी भी अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो
क्लास में टॉप ही करेगा। उसको जितनी उसकी एबिलिटी है, ही शुड use all of his abilities and perform his best. That should be the approach of the parents also. क्योंकि बच्चा अभी खुद तो सक्षम नहीं है, वो तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप ही कर रहा है। तो उसको कॉन्सेप्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं? स्कूल से और घर से। घर में पेरेंट्स हैं और घर के और मेंबर्स हैं जो उसको बताते हैं, और स्कूल में टीचर्स बताते हैं, और जो सारा एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ, उससे उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप हो रहे हैं। तो कभी भी बच्चे को ये फोर्स नहीं करना है कि हर काम को उसे बेस्ट करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रेशर बच्चे के अंदर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर ऐसा आप कर चुके हैं या बच्चे के अंदर किसी भी कारण से उसकी सेल्फ एस्टीम लो होने लगी है, तो आप लार्ज का प्रयोग कर सकते हैं। लार्ज का प्रयोग बहुत अधिक दिनों तक ना करें, 1 हफ्ते तक दे करके देखें, और उतने में ही उसको लाभ हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप किसी न किसी थेरेपिस्ट से जरूर अप्रोच करें और उनसे पूछ कर ही दवा दें। हो सकता है ये आपके बच्चे में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रेगुलर बनी रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 दिन दवा देने के बाद वो ठीक हो जाए, और वो किसी पर्टिकुलर चैलेंज कोई काम का उसके सामने आया है, तो उस समय उसको फेलियर का डर लग रहा है, उस समय आप लार्ज स्वयं से दे दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसका ये स्वभाव ही बन गया है, तो आपको थेरेपिस्ट से जरूर सलाह करनी चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, एक पुअर सेल्फ इमेज डेवलप कर लेता है अपने अंदर कि मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं देखने में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई काम भी अच्छा नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह की फीलिंग अगर बच्चे में डेवलप हो जाए, तो फिर उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली। लेकिन हमारे वैष्णव रेमेडीज में एक बहुत अच्छी रेमेडी है क्रैब एप्पल, जो आपके माइंड को भी क्लीन करती है और आपके बॉडी को भी क्लीन करती है। इट्स कॉल्ड अ क्लेंजिंग रेमेडी। तो पर्टिकुलरली एडोलेसेंट एज पे बच्चों में जो बॉडीली फिजिकल चेंजेस आते हैं, उससे उनको बहुत एक अनइजीनेस सी हो जाती है उनके अंदर, और जो पिंपल्स निकलने लगते हैं या आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप का आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो एक डिस्कम्फर्ट उसके अंदर आ जाता है, एक फीलिंग ऑफ अनक्लीनलीनेस आ जाती है। तो वो अपने आप को फिजिकली उतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण वो अपने आप को बहुत एक अच्छी अपनी सेल्फ इमेज डेवलप करना चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि वो अच्छे दिखें, अच्छे कपड़े पहने, वो सब ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस उनकी इमेज उस समय बहुत ही लो होती है। उस समय वो सबसे कम अच्छे लिखते हैं अपनी पूरी लाइफ में। जो एडोलेसेंट पीरियड होता है उसमें लड़कियां और लड़के उतने अच्छे नहीं दिखते हैं जितने पूरा ग्रोथ हो जाने के बाद वो हैंडसम दिखते हैं, या लड़कियां ब्यूटीफुल दिखती हैं। तो ऐसे समय पर हम क्रैब एप्पल का यूज कर सकते हैं। और अगर कोई स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खुजली वगैरह ज्यादा आती है, तो उस केस में भी हम क्रैब एप्पल का यूज कर सकते हैं। स्किन के ऊपर भी क्रैब एप्पल बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, क्लीनलीनेस और नीटनेस के ऊपर वो बिल्कुल मरे जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुंह भी नहीं धोना चाहते हैं, बाल ही नहीं बनाना चाहते हैं। तो इन दोनों केसेस में हमें क्रैब एप्पल का यूज करना चाहिए। उससे धीरे धीरे मेंटली एंड फिजिकली दे स्टार्ट फीलिंग क्लीन एंड फील बेटर, एक इमोशन आता है उनके अंदर। और अगर इफ दे आर गोइंग थ्रू सम चेंज और ट्रांजिशन, जैसे कुछ लोगों के ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, तो एवरी 2 और 3 इयर्स बच्चों को लेके उन्हें कोई नई जगह पर जाना होता है। तो उन चेंजेस के साथ जो चेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो उनका बच्चा भी फेस कर रहा है। उन्हें लगता नहीं है पेरेंट्स को कि बच्चे को क्या परेशानी है, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ही इज ऑल्सो फेसिंग ऑल द चेंजेस इन द स्कूल एंड द हाउस ऑल्सो। टिल द टाइम यू आर मैनेजिंग द हाउस, यू आर अरेंजिंग द हाउस अगेन, तो दे आर ऑल्सो सफरिंग समथिंग। तो पहली चीज तो यह है कि बच्चे भी आपके साथ साथ हर चीज से गुजरते हैं।
तो वो उनको उसका मार्जिन दिया जाना चाहिए। और जैसे बहुत दिन की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी एक उनके लिए ट्रांजिशन पीरियड है। या लॉकडाउन के 2-2.5 साल के पीरियड के बाद जब बच्चे स्कूल गए, तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दे वर एक्साइटेड अबाउट द स्कूल, बट अगेन दे हैड टू चेंज देयर हैबिट्स, जो लॉकडाउन के समय में बिल्कुल उनकी बदल गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था। फॉर ऑल द ट्रांजिशन पीरियड्स वी कैन यूज वॉलनट। तो उससे आपके जो भी चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, उसके साथ एडजस्टमेंट आपका अच्छा हो जाता है। आज मैं आपके लिए इस वेबिनार के साथ एक गिफ्ट लेके आई हूँ, अ कॉम्बिनेशन फॉर योर चाइल्ड व्हेन ही फर्स्ट गोज टू द स्कूल। उसका जो पहला दिन होता है स्कूल में, वो उस समय कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत रोते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, बहुत रोते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है कि नया माहौल कैसा होगा, घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो उस समय के लिए एक कॉम्बिनेशन है, जो अगर आप पहले से 1-2 दिन पहले से अपने बच्चे को देंगे, तो उसके बाद वो बहुत खुशी-खुशी स्कूल जाने लगेगा और वहां पर उसका एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू शो यू दैट combination. You can note this down. Yeah, this is here. You can see honeysuckle फॉर होम सिकनेस, क्योंकि वो इतने साल से घर में ही रहते हैं। जब 3 साल के बाद वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उनको घर की याद आती है, इसलिए थोड़ी देर बाद ही वो रोना शुरू कर देते हैं स्कूल में। और एक डर होता है, मिमुलस उसके लिए डर और इनसिक्योरिटी के लिए देते हैं कि कोई नई सिचुएशन है तो उससे बचने के लिए। एंड वॉलनट फॉर द चेंज, उनके जो न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। और ओलिव इन सब चीजों को लेके जो उसको एग्जॉशन होता है, उसको उन साइकोलॉजिकल एनर्जी को उसके चेंज करने के लिए ओलिव देते हैं। तो हनीसकल, मिमुलस, वॉलनट एंड ओलिव, यू कैन नोट दिस डाउन। मैम ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा रोएगा ही जाने? कई बच्चे नहीं भी रोते, आराम से जाते हैं। वो तो जब एडमिशन हो जाता है, आप बच्चे के सामने जिक्र करते हैं तो पता लगने लगता है। पता लगने लगता है ना कि कि अगर वो बच्चा रो कह रहा रहा है है कि कि मेरे को हाँ, वो कह स्कूल रहा है कि नहीं जाना, मैं। कुछ बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा अब तो वहां बहुत दोस्त मिलेंगे, जाना होगा। कुछ बच्चों को जो बहुत ऐसे मजा रो आता रहे है। हैं तो उनको हाँ, अगर वो पहले से कहते मैं कैसे जो लग रहूंगा, रहा है मैं नहीं कि ये जाऊंगा रोएगा, मम्मी को छोड़ के, मम्मी आपको भी वहीं बैठना होगा। कुछ बच्चे ये बोलते हैं ना कि फिर आप भी उसको दो वहीं तीन दिन बैठो। पहले दे दे। हाँ, उसको 2-3 दिन पहले से देना ठीक शुरू है, कर फिर दो दें, तीन दिन। रेगुलर। और फिर कुछ दिनों तक देते रहें जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाता स्कूल में। ऐसे ही अगर कोई नया स्कूल आपने चेंज किया है बच्चे का, सपोज 3rd में, 4th में, किसी भी स्टैंडर्ड में अगर आप अपने बच्चे का स्कूल चेंज कर रहे हैं, तो भी उसको पुराना स्कूल याद आता है कि वो ज्यादा अच्छा था, वो ऐसा था। धीरे धीरे एडजस्ट होता है वो, तो वो भी एक ट्रांजिशन पीरियड है। तो इन सब केसेस में आप ये मैम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। हम्म। एक मैम, बच्चे नेल्स खाते हैं, हाँ पेपर हो गया, नेल्स नेल्स पेपर, अपने हैंड्स के नेल्स खाते हैं, नाखून। हाँ, नाखून खाते हैं तो वो भी एक तरह से सेल्फ एस्टीम लो होती है उन बच्चों की, जो नाखून खाते हैं, ऐसे खाते रहते हैं, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हाँ, वो क्या ऐसे कर। खाते रहते हैं। हाँ। तो और उसके तो लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक तो आपको लार्ज देना होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। और दूसरा वॉलनट देना होगा, टू ब्रेक द लिंक। उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं कि दे आर थिंकिंग कि मैं आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं अप टू द मार्क नहीं कर पाऊंगा इस काम को, तो वो देना होगा। और उसके साथ ही एक और रेमेडी होती है, चेस्टनट बड। चेस्टनट बड जो है वो आपको आदतों को छुड़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। वो अपनी पुरानी आदत का लिंक ब्रेक करने के लिए चेस्टनट बड बहुत अच्छा होता है, काम करता है। कोई भी पुरानी आदत आपको छुड़ानी है, अंगूठा चूसने की है, या नेल बाइट करने की है, या कुछ और भी है, कोई भी आदत अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो आप चेस्टनट बड का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चे के पूरे इमोशंस देख के एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा, किसी एक रेमेडी से काम नहीं चलता है। से इफ यू नो अबाउट बैचलर रेमेडीज, तो आप पूछ भी सकते हो, आप देख सकते हो, यू कैन स्टडी योर चाइल्ड्स इमोशंस एंड देन अकॉर्डिंगली मेक अ कॉम्बिनेशन।
और या फिर आप लोग थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और वो सारे इमोशंस को कवर करते हैं। अब सेल्फ एस्टीम लो होने का भी कोई कारण होगा तो उसको भी हमें रिमूव करना है। और अगर उसका कोई फियर है या कोई और चीज ऐसी उसको परेशान कर रही है बच्चे को, तो बच्चे से बात करके भी बहुत बार पता चलता है। और कई बार बच्चा पेरेंट्स को नहीं बताता है और थेरेपिस्ट को बताता है। अगर वो अपनी माँ से ही परेशान है, अगर वो अपने पेरेंट्स से ही परेशान है, तो वो कैसे बताएगा, है ना? तो इसलिए थेरेपिस्ट का इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। अगर थोड़ी सी भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप थेरेपिस्ट से जरूर सलाह लें। तो वो पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है बच्चे की किसी भी समस्या से डील करने के लिए, है ना? Rajni ma'am, यस, I have one question. As you said कि sure. chestnut bud remove bad habits के लिए होता है. हाँ ओके, तो ये आजकल के बच्चे दे आर prone to use phone more. हाँ सेल फोन यूज करते हैं, तो हाँ उसके हाँ, लिए भी यूज आ सकता है क्या? उसके लिए भी यूजफुल होगा चेस्टनट बर्ड, लेकिन खाली चेस्टनट बर्ड से काम नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि उसके बच्चे के इमोशंस